हेलो डियर ऑल एवरीवन, आप सभी लोगों का इस कैम जर्नी प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। ठीक है, हम लोगों ने क्लास 12th के टर्म 1 के सिलेबस की शुरुआत कर दी है और बहुत जल्दी हम लोग चीज़ें रिकवर भी करेंगे। हमने प्रीवियस वीडियो में आपने ये बताया कि सॉलिड स्टेट टर्म कहाँ से आया। ठीक है, आज हम यहाँ पे जो बातें करेंगे वो सॉलिड स्टेट से जुड़ी हुई होंगी। तो इसको शुरू करने से पहले हम आप सभी लोगों को, ठीक है, आप सभी लोगों का इस चैनल पे स्वागत है एक बार फिर से। और आप सभी लोग जब पढ़ने बैठे हैं तो कॉपी और पेन आपके पास होना चाहिए। जब कॉपी पेन आप पास में रखेंगे, चीज़ें पढ़ेंगे, साथ में नोट करते जाएंगे तो डेफिनेटली वो आपके बेस्ट नोट्स होंगे और आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप धीरे धीरे देख रहे हो कि स्टडी जो है वो ऑनलाइन होती जा रही, डिजिटल होता जा रहा है सब कुछ। ठीक है, ऑनलाइन ही सारी बातें कर रहे हैं और ऑनलाइन में हमारे लिए कुछ बेनिफिट भी होते हैं, कुछ हार्म भी होते हैं। ठीक, यानी कुछ लाभ भी हैं और कुछ हानियां भी हैं। ठीक है, तो आप हानियों को साइड में करिए और उसके लाभ वाले पार्ट को ऐड करने की कोशिश करो। चलिए शुरू करते हैं सॉलिड स्टेट। ठीक है, अब बात आती है सॉलिड स्टेट की। हमने ये तो देख लिया कि सॉलिड स्टेट टर्म कहाँ से आ रहा है। ठीक है, ये कहाँ, देखो चीज़ों को लिंक करना ये आपकी स्टडी को आसान करेगा। ठीक है, और हम जो भी चीज़ें पढ़ाएंगे आपको यहाँ पे, आपको पुरानी चीज़ों से बार बार लिंक करते जाएंगे। तो अब बात कर रहे हैं सॉलिड स्टेट की। सॉलिड स्टेट टर्म कहाँ से आया? मैटर से आया हुआ है। ठीक है, और जिसको ये चीज़ देखनी है वो प्रीवियस वीडियो को जाकर के देख सकता है। अगर हम सॉलिड स्टेट की बात करें तो बात आती है कि सर हम कैसे मटेरियल को सॉलिड स्टेट में मानेंगे। ठीक है, कैसे मटेरियल को हम ये कहेंगे, कौन से ऐसे मटेरियल होंगे जिनको हम ये कहेंगे कि सर ये सॉलिड स्टेट का है, सर ये लिक्विड स्टेट का है, सर ये गैस स्टेट का है। कैसे मटेरियल को हम कह सकते हैं? तो अगर हमें इन चीज़ों को देखना है तो देखो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, आपको कहा जाए, हमने कहा बताइए ये मार्कर है, हमने कहा मार्कर सॉलिड स्टेट में, लिक्विड में या गैस में है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपने दिया, देखा कि सर इसे मैं दबा के देखता हूँ, प्रेस करके देखता हूँ। आपने प्रेस किया और देखा कि ये प्रेस नहीं हो रहा है। और अगर ये प्रेस नहीं हो रहा है तो हम क्या कह देंगे, सर इट बिलोंग्स फ्रॉम द सॉलिड स्टेट। ठीक है, आपने देखा कि अगर ये प्रेस हो जाता तो या तो लिक्विड बन जाता या गैस बन जाता। तो अगर हम सॉलिड स्टेट की बात करें, यानी हमने क्या किया, अगर हम इनके स्टेट को समझें तो क्या होगा, अगर हमने कोई हाथ में अपने मटेरियल लिया, सपोज मार्कर लिया, ठीक, इस मार्कर को हाथ में लेकर के क्या करिए, आप फेंकिए, तो ये जिस जगह पर जाकर के गिरेगा, ये मार्कर जिस जगह पे जाकर के गिरेगा या जो भी मटेरियल हमने हाथ में लिया हुआ है वो मटेरियल जिस जगह पर जाकर के गिरेगा, वो मटेरियल अगर वहाँ पे गिरने के बाद में वहीं पर एक जगह पड़ा रहे तो वो मटेरियल सॉलिड स्टेट में माना जाएगा। देखो हमने मार्कर को फेंका, जहाँ पर मार्कर गिरेगा ऐसा तो है नहीं कि मार्कर बहना शुरू कर देगा या मार्कर अपने आप से उड़ करके कहीं चला जाएगा, ऐसा तो कुछ होगा नहीं। मतलब ये सब्सटेंस जहाँ पे गिरेगा वहीं पड़ा रहेगा। तो जिस मटेरियल को अपने हाथ में लेकर के अगर मैं फेंकता हूँ, ठीक, वो मटेरियल जहाँ पे गिरेगा अगर वो मटेरियल वहीं पर वैसे ही पड़ा रहे तो वो मटेरियल सॉलिड स्टेट बन जाएगा। अगर वो मटेरियल गिरने के बाद में फ्लो करना शुरू कर दे, बहना शुरू कर दे, ऐसे मान लो आपने एक बकेट पानी लिया और उस बकेट पानी को फेंक दिया, जैसे ही आप उस बकेट पानी को फेंकोगे तो पानी क्या करेगा, वो गिरने के बाद क्या वैसे ही पड़ा रहेगा? नहीं पड़ा रहेगा। ठीक है, तो क्या होगा, वो पानी बहना शुरू कर देगा। और जब पानी बहना शुरू कर देगा यानी ऐसे मटेरियल जिनको अगर मैं हाथ में लेने के बाद फेंकता हूँ, ठीक है, तो मटेरियल क्या हो जाए, वो बहना शुरू कर दे, तो वो मटेरियल बन जाएगा लिक्विड स्टेट में। ठीक है, और अगर किसी मटेरियल को हाथ में लिया जाए, सपोज आपने सिलेंडर लिया, सिलेंडर का नॉक खोल दिया और आपने उसे फेंक दिया, तो सिलेंडर में जो गैस होगी क्या होगी, वो धीरे, सिलेंडर तो पड़ा रहेगा, क्यों, सिलेंडर सॉलिड फॉर्म में है तो पड़ा रहेगा, लेकिन जो सिलेंडर के अंदर गैस है, आपने नॉक तो खोल दिया है तो गैस क्या हो जाएगी, वो गैस वहाँ पर पड़ी नहीं रहेगी, वो गैस वहाँ से उड़नी शुरू हो जाएगी। और जो चीज़ें उड़ना शुरू हो जाएं यानी टाइम के साथ में वो क्या हो जाएंगी, वो गैस फॉर्म में बन जाएंगी। ये हम बचपन से डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैस को हम ऐसे अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, हम यहाँ पर उनके मॉलिक्यूल्स, उनके एटम्स, यानी उनकी रियल में समझे ना, उनकी केमिस्ट्री को पढ़ना है कि कैसे चीज़ें हम होती हैं सब ये। तो अगर हम समझें, हमने क्या किया, मान लो हमने एक कंटेनर ले लिया, ठीक, सपोज दिस इज कंटेनर, एक ये कंटेनर है,
एक ये कंटेनर है, ठीक है, और एक ये 3 कंटेनर हमने अलग अलग ले लिए, ठीक है। अब क्या होता है, तीनों कंटेनर में हमने क्या किया, एटम को अरेंज कर दिया, यानी क्या किया, तीनों कंटेनर को एटम से फिल कर दिया, ठीक है। हर एक कंटेनर में हमने एटम्स फिल कर दिए। ये मान लीजिए हमने सारे एटम्स यहाँ पे फिल कर दे रहे हैं। तो पहले मान लो हमने एटम्स को कुछ ऐसे फिल कर दिया सभी, पहले फर्स्ट कंटेनर में, ठीक है, और ये कंटेनर यहाँ से पूरा बंद पड़ा है, ठीक है। मान लीजिए कंटेनर है, आप लोग की ड्राइंग बहुत अच्छी होगी, आप लोग अच्छे ये सब एटम बना पाएंगे, ठीक। ये पहला कंटेनर है जहाँ पर देखो एटम के बीच में जगह ही नहीं है, सारे एटम, एटम का मतलब क्या होता है, क्रिकेट बॉल, ठीक, क्रिकेट बॉल के जैसे हमने सभी को अरेंज कर दिया। दूसरा कंटेनर हमारे पास है, इसमें भी एटम हमने अरेंज कर दिए, ये मान लो एटम यहाँ पर भी डाल दिए, ठीक है। तीसरे बॉल में हमने क्या किया, अब देखो तीसरा जो कंटेनर है इसमें भी एटम हमने डाल दिए, ठीक है। 3 जगह हमने एटम को अलग अलग डाल दिया, ठीक। एटम को माने या मॉलिक्यूल कहते हैं, जो भी बात समझनी आप समझिए। तो हमने क्या किया, तीनों जगह एटम या मॉलिक्यूल डाल दिए, ठीक। अब ध्यान से देखो, जो एटम या एटम होते हैं उसकी एक बात समझिए, अगर हम अपने आप को अर्थ से, यानी हम क्या करें, इस मार्कर को ऊपर फेंकें तो मार्कर क्या करेगा, ऊपर जाएगा और जाने के बाद फिर नीचे आके गिर जाएगा। समझ आ रही बात? यानी क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही मार्कर ये ऊपर जाएगा, हमने मार्कर को ऊपर फेंका तो मार्कर क्या करेगा, ग्रेविटी, जो हमारी अर्थ की ग्रेविटी है, इस मार्कर को क्या करेगी, खींच लेगी अपनी तरफ, ठीक है। यानी मार्कर को अपने से दूर नहीं जाने देगी, ठीक है। ऐसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंकें तो वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, अर्थ तुरंत उसको ग्रेविटी से खींच लेती है, अपना फोर्स लगा करके खींच लेगी, उसको अर्थ दूर नहीं जाने देगी। लेकिन अब सोचो, क्या एटम्स के साथ भी ऐसा होता है, ठीक है। तो क्या होता है समझिए, एटम क्या होते हैं, एटम सोचो, एटम मतलब इतना छोटा पार्टिकल जिसको हम सोच तक नहीं सकते, ठीक है। तो क्या होता है, जो एटम होता है वो इतना छोटा होता है कि उसको ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ खींच नहीं पाती है, वो इधर उधर उड़ते रहते हैं। तभी तो गैस उड़ रही है। सोचिए, गैस के आपने परफ्यूम यहाँ पे स्प्रे की, पता चला छत पे आपका दोस्त बैठा हुआ है, उसे पता चल गया कि ये सर परफ्यूम स्प्रे कर रहे हैं। समझ आ रही बात? इसका मतलब क्या हुआ कि गैस के एटम यहाँ से निकले और वो ऊपर चले गए। तो मतलब क्या हुआ, अगर ये एटम ऊपर जा रहे हैं तो कि ये ग्रेविटी इसे खींच क्यों नहीं रही है? तो क्यों नहीं खींचती? क्योंकि एटम का साइज इतना छोटा होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर काम ही नहीं कर पाता है, ठीक है। इसको जब हम काइनेटिक थियोरी ऑफ गैसेस पढ़ाएंगे तो वहाँ पर आपको इसकी पूरा एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। तो क्या हुआ, एटम को क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स खींच नहीं पा रहा है। हमने क्या किया, सारे एटम को अरेंज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब सोचो, यहाँ पे जब एटम अरेंज कर दिए तो हर एक एटम क्या है, ये मान लो एटम का सेंटर है सभी का, ठीक, सभी एटम का ये सेंटर है, ठीक है। और यहाँ पर भी हमने एटम का सेंटर बना दिया, ये सभी एटम का सेंटर हमने दिखा दिया। अब ध्यान से समझिए बातों को। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर इस एटम और इस एटम के बीच में कोई डिस्टेंस ही नहीं है, ठीक है। दो एटम्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको कहा जाता है इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, ठीक है। तो अब ध्यान से समझो, यहाँ पर अगर हम फर्स्ट वाले हमें पास एक डायग्राम ये बना हुआ है, एक फिगर ये है, एक फिगर ये, 3 फिगर्स हमारे पास है। फर्स्ट फिगर ऐसा है जहाँ पर आप ध्यान से देखो तो एटम के बीच में कोई डिस्टेंस है ही नहीं, या फिर मैं ये कहूँ कि यहाँ पर एटम्स के बीच की डिस्टेंस बहुत कम है। जबकि यहाँ पे देखो, आप देखो एटम के बीच की डिस्टेंस बढ़ गई, यहाँ पे देखो एटम के बीच की डिस्टेंस और ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है। तो यानी क्या होता है, इसको हमने मान लिया, इसकी डिस्टेंस को हमने d1 नाम दे दिया, ठीक है। अगर इस डिस्टेंस को हमने d2 नाम दे दिया और इसको नाम दे दिया d3 नाम दे दिया, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे d1 डिस्टेंस सबसे कम है, इससे बड़ी कौन सी है, इससे बड़ी है d2 और सबसे बड़ी कौन है, सबसे बड़ी है d3, ठीक है।
मतलब क्या हुआ कि इनके बीच यानी यहाँ पर देखो तो इस वाले फिगर में जो डिस्टेंस d1 है वो सबसे कम है, यानी वो लीस्ट है, ठीक है। और जबकि d3 क्या है यहाँ पे, d3 यहाँ पर मोस्ट है। समझ आ रही बात? तो जहाँ पे डिस्टेंस आप फर्स्ट फिगर जो देख रहे हो, यहाँ पे एटम के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको कहा जाता है इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। तो हमने पहले फिगर में देखा यहाँ पे डिस्टेंस बहुत कम है, सेकंड में देखा कि डिस्टेंस बढ़ गई थोड़ी, थर्ड में पहुँचे डिस्टेंस और बढ़ गई, ठीक। अब आप एक बात समझिए, डिस्टेंस बहुत कम है, कैसे पता चला? इसका मतलब यहाँ पर एक फैक्टर है जो काम कर रहा है। कौन सा फैक्टर है? इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों एटम के बीच में कोई ना कोई एक फोर्स काम कर रहा होगा, ठीक है। और वो फोर्स ने क्या किया है, दोनों एटम को कस के पकड़ के रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर भी एक फोर्स काम कर रहा होगा, लेकिन वो जो फोर्स है वो फोर्स ने क्या किया है, थोड़ा सा कम पकड़े हुए हैं, यानी थोड़ा सा वीक फोर्स है, ठीक, यानी उसके पास पावर कम है, तभी तो एटम दूर दूर निकल गए। यहाँ पे जो एटम है बिल्कुल, यानी यहाँ पे जो फोर्स काम कर रहा है बिल्कुल लापरवाह फोर्स है, ऐसा हम कह सकते हैं, केयरलेस, है ना, ठीक है। उसने क्या किया, उसने नाम का फोर्स है, बस नाम का फोर्स है, एक जगह लगा हुआ, एटम इधर उधर घूम रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हुआ समझिए, वैसे तो आपने फिजिक्स में एक लॉ भी पढ़ा होगा, कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ ने अपने लॉ में क्या बताया कि जो फोर्स होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के, यानी जो एटम के बीच की या जो चार्ज के बीच की डिस्टेंस होती है, ठीक। यानी कूलाम ने क्या कहा कि अगर एटम के बीच की डिस्टेंस हम इंक्रीज करें तो वहाँ पर फोर्स कम होता जाएगा, और अगर एटम के फोर्स की डिस्टेंस को कम करते जाएं तो वहाँ पे फोर्स क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे डिस्टेंस बहुत कम है, इसका मतलब यहाँ पे फोर्स सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। यहाँ पे डिस्टेंस थोड़ी सी बढ़ गई तो यहाँ पे फोर्स भी थोड़ा कम हो जाएगा, सबसे ज़्यादा फोर्स F1 होगा, ठीक। फिर यहाँ पे फोर्स जो लग रहा है F2 हो, यानी कम हो जाएगा थोड़ा। और यहाँ पे देखो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ गई, आपको पता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक। इन्वर्सली में क्या होता है, अगर ये इंक्रीज करेगा तो ये डिक्रीज करेगा, अगर ये डिक्रीज करेगा तो ये इंक्रीज करेगा, उल्टी कहानी चलती है। तो यहाँ पे डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है, और अगर डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है तो यहाँ पर फोर्स क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे F3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सबसे कम हो जाएगी। समझ आ रही बात? तो इसमें देखो एक ऐसा, यानी इसमें जो पहला रिलेशन निकल के आ रहा है, हम इसकी बात कर रहे हैं, ये फर्स्ट वाला, ठीक है। जो फर्स्ट रिलेशन होगा ये डिफाइन करता है सॉलिड स्टेट को, ठीक है। ये डिफाइन किसको करेगा, ये बताएगा कि मटेरियल आपका सॉलिड फॉर्म में है। कौन सा मटेरियल? ऐसा मटेरियल जहाँ पर एटम के बीच की डिस्टेंस सबसे कम है और एटम के बीच में जो फोर्स है वो सबसे ज़्यादा है। तो जहाँ पे डिस्टेंस सबसे कम होगी, वहाँ पर फोर्स सबसे ज़्यादा होगा, और वो मटेरियल क्या बन जाएगा, सॉलिड फॉर्म में बन जाएगा। ऐसे यहाँ पे थर्ड वाले को देखिए, जहाँ पर एटम के बीच की डिस्टेंस सबसे ज़्यादा हो जाए और फोर्स सबसे कम हो जाए, यानी फोर्स यहाँ पे लीस्ट होता है और यहाँ पे फोर्स मोस्ट होता है, ठीक। जहाँ पे फोर्स कम पड़ जाए एकदम और डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाए, वो मटेरियल बन जाएगा जा कर के गैसियस स्टेट में, यानी वो गैस बन जाएगा। और जो लिक्विड आ गया, लिक्विड दोनों के बीच में होता है, सैंडविच के जैसे, ठीक है। तो ये पार्ट हमारा बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा लिक्विड स्टेट, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने एटम्स को हमने क्या किया, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैस स्टेट, तीनों को हमने एटम के बेस पे डिफाइन कर दिया। एटम को बेस मान करके हमने बता दिया सॉलिड क्या होंगे सॉलिड, जहाँ पे एटम के बीच की डिस्टेंस कम हो जाए, यानी 0 हो जाए लगभग, लेकिन वहाँ पे फोर्स बहुत ज़्यादा, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस 0 हो गई, ठीक है, या 0 के अप्रॉक्स हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, वहाँ पे फोर्स बहुत ज़्यादा है, तभी तो डिस्टेंस कम पड़ी है। जहाँ पे डिस्टेंस बहुत कम हो जाए, फोर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, वो सॉलिड, ठीक है। जहाँ पे डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाए और फोर्स बिल्कुल डिक्रीज कर जाए, वो गैस, और जो दोनों के बीच में आ जाएगा वो लिक्विड। तो डियर ऑल स्टूडेंट, आज हम लोगों ने इसके बारे में बातें की, ठीक है। तो जब हम सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैस स्टेट, यानी ये कौन सी स्टेट बन गई, ये बन गई सॉलिड स्टेट, ये बन गई लिक्विड स्टेट और ये बन गई गैस स्टेट, ठीक है। तो जब हम क्या करेंगे, जब हम सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैस स्टेट को एटम के बेस पे डिफाइन करते हैं, यानी एटम के बेस पर हम सॉलिड की थ्योरी बता दें,
लिक्विड की थ्योरी बता दें और गैस की थ्योरी बता दें, तो इस थ्योरी को कहा जाता है इंटर एटॉमिक थ्योरी। यानी इस थ्योरी का नाम क्या हो जाएगा, पूरा जो हमने यहाँ पर पूरा कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा इंटर एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, तो आप लोग लिखिए, अच्छे से समझिए, थ्योरीज के पॉइंट्स बनाते हुए चलिए। इस थ्योरी में 2 मेन पॉइंट्स हैं जो हमने डिस्कस किए, और इसके बाद हमने ये सॉलिड स्टेट और लिक्विड गैस को अलग कर दिया यहाँ से। अब जो नेक्स्ट क्लास हम लेंगे यहाँ पे, उसमें हम बातें करेंगे सॉलिड स्टेट की। तो तब तक आप इन चीज़ों को पढ़िए, प्रिपेयर करते रहिए, और जो डाउट्स हैं जहाँ पे आपको लगता है सर यहाँ पे आपको इम्प्रूव करना चाहिए, आप फीडबैक दीजिए, वहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।